Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students, welcome in lecture number 6 of chapter 22 NBF Biology 12, in which we are going to study applications of probability and product rule in genetics. Concept of probability in genetics. देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी को अगर हम डिफाइन करें, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। इसको आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर यानी किसी भी इवेंट के होने का जो चांस होता है, किसी वाक़ये के ज़हूर पजीर होने का जो चांस होता है, जो उसके होने का इम्कान होता है, इसको इम्कान कह सकते हैं, उस इम्कान को आप प्रोबेबिलिटी कहेंगे जेनेटिक्स की टर्म्स में या मैथमेटिक्स की टर्म्स में। प्रोबेबिलिटी बुनियादी तौर पर ये मैथमेटिक्स की टर्म है, स्टैटिस्टिक्स में हम इसको यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। मिसाल के तौर पर जैसे बादल हो रहे हैं, तो बादल होने के बाद आप अज्यूम करते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी, तो बादलों को देखकर आप अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर बादल बहुत ज़्यादा गहरे हैं तो आप कहते हैं इस वक्त तो 100% चांस लग रहा है बारिश होकर रहेगी, और बादल थोड़े से अगर कम गहरे हैं तो आप कहेंगे 80 to 90% चांस है कि शायद बारिश हो जाए। और अगर बादल बिल्कुल नहीं है तो आप ज़ाहिर है खाली आसमान को देखकर ये तो नहीं कहेंगे कि 100% चांस है कि बारिश होगी, आप कहेंगे कि इस वक्त कोई चांस नहीं है बारिश होने का, क्योंकि बादल ही नहीं है, बारिश तो बादलों से होनी है, तो बारिश होने का कोई अभी इम्कान नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी इवेंट के होने का जो चांस इंडिकेट कर रहे होते हैं ना, वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। मिसाल के तौर पर आप किसी अपने दोस्त को इनवाइट करते हैं दावत के ऊपर, अब वो दोस्त आपकी दावत पर आएगा या नहीं आएगा इसका सर्टेन चांस है, ठीक है, कोई इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो आ सकेगा या वो नहीं आ सकेगा। आप जैसे कोई कॉइन लेते हैं, कॉइन को आप ऊपर उछालते हैं और वो कॉइन या तो ये हेड के बल आके गिरेगा, हेड ऊपर होगा, या फिर उसमें टेल, कॉइन की दो साइड होती है ना, एक को हम हेड और दूसरे को टेल कहते हैं, तो या तो उसका हेड ऊपर होगा या फिर टेल ऊपर होगी। तो इस तरह से आप कॉइन से जब भी टॉस करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस तरह से आप इन दोनों में से किसी एक का चांस कंसिडर करते हैं कि भाई हेड आने का कितना चांस है या टेल आने का कितना चांस है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप ये लिडो खेलते हुए, जो लिडो का डाइस होता है, डाइस जो कि एक क्यूबिकल शेप है, बेसिकली एक क्यूब की तरह की ये शेप है, तो इस क्यूबिकल शेप की टोटल आपको पता है ना कितनी साइड्स होती हैं, टोटल इसकी 6 साइड्स हैं इस क्यूबिकल शेप की, 1 2 3, फिर नीचे 4 5 और पीछे 6, तो इस तरह से ये टोटल 6 साइड्स हैं। तो जब आप लिडो खेलते हुए ये डाइस को नीचे फेंकते हैं, तो अब इसमें से 2 ऊपर आएगा या 1 ऊपर आएगा या 3 ऊपर आएगा या 6 ऊपर आएगा, इसका भी सर्टेन चांस है। बिल्कुल इसी तरह से बेटे, जैसे मैंने यहां पर अभी ये कितनी सारी एग्जांपल से आपको चांस की बात बताई है ना, तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम एक होमोजाइगस या ट्रू ब्रीड राउंड सीड शेप प्लांट को एक ट्रू ब्रीड रिंकल्ड सीड शेप प्लांट के साथ क्रॉस फर्टिलाइज करते हैं, तो अब यहां पर ये अगर दोनों ट्रू ब्रीड हैं, दोनों होमोजाइगस हों, यानी ये अपने राउंडनेस के लिए होमोजाइगस हो या अपने रिंकल्डनेस के लिए होमोजाइगस हो, तो ऐसी सूरत में यहां पर इन P1 जनरेशन की क्रॉस फर्टिलाइजेशन से जो F1 जनरेशन आएगी, तो उसके अंदर राउंड इनहेरिट करेगा या रिंकल्ड इनहेरिट करेगा, तो इन दोनों की इनहेरिटेंस का सर्टेन चांस है। आपने अभी प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर देखा था ना कि जब भी मेंडल इस तरह से होमोजाइगस राउंड को होमोजाइगस रिंकल्ड से क्रॉस फर्टिलाइज करता था, तो F1 के अंदर कौन सी फिनोटाइप इनहेरिट होती हुई उसको नजर आई थी?
राउंड, यानी उसने देखा था कि जितने भी इंडिविजुअल पैदा होते थे वो सारे राउंड पैदा होते थे। तो इस वजह से हम यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां राउंड के इनहेरिट होने का चांस कितना होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी यहां पर कितनी होगी, 100%। क्योंकि यहां पर हमने कभी किसी केस में नहीं देखा कि अगर होमोजाइगस राउंड और होमोजाइगस रिंकल्ड को क्रॉस फर्टिलाइज किया जाए तो रिंकल्ड पैदा हो जाए। तो हम यहां पर कहेंगे कि रिंकल्ड की प्रोबेबिलिटी 0% है, लेकिन राउंड के इनहेरिट होने की प्रोबेबिलिटी 100% है। बिल्कुल इसी तरह से हमने फर्दर आगे देखा कि जब हम इसको सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं तो अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहां पर आगे राउंड भी अपीयर हो जाते हैं और कुछ इंडिविजुअल्स में रिंकल्डनेस भी आ जाती है F2 जनरेशन के अंदर। और इनकी जब काउंटिंग की थी तो पता चला था कि राउंड 75% इंडिविजुअल्स में अपीयर हुआ है ये ट्रेट, और ये ट्रेट रिंकल्ड का जो है 25% इंडिविजुअल्स के अंदर अपीयर हुआ है। तो अब आप देखिए कि F2 जनरेशन में हम अगर आपसे पूछें कि भाई राउंडनेस के इनहेरिट होने का कितना चांस है, तो आप कहेंगे राउंडनेस के इनहेरिट होने का 75% चांस है, यानी 75% प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह से रिंकल्डनेस के इनहेरिट होने का कितना चांस है या कितनी प्रोबेबिलिटी है इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो आप कहेंगे 25% प्रोबेबिलिटी है। तो जेनेटिक्स में इस तरह किसी भी ट्रेट की जो इनहेरिटेंस होती है ना, उसकी भी एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी है, और हमेशा वो ट्रेट उस प्रोबेबिलिटी के तहत ही आगे पास कर रहा होता है। यानी आप इस तरह से इसको देख लें कि जो भी कोई डोमिनेंट फिनोटाइप होती है, कोई भी डोमिनेंट फिनोटाइप, जैसे राउंड डोमिनेंट है ना, तो कोई भी डोमिनेंट फिनोटाइप, उसके बारे में ये ऑब्जर्वेशन थी मेंडल की और बाद के लोगों की भी कि F1 के अंदर डोमिनेंट फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी 100% होती है, और जबकि F2 जनरेशन के अंदर डोमिनेंट फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी 75% होती है। लेकिन कोई भी रिसेसिव फिनोटाइप, कोई एक रिसेसिव फिनोटाइप अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो रिसेसिव फिनोटाइप F1 जनरेशन के अंदर 0% प्रोबेबिलिटी शो करती है, बशर्ते कि जो P1 जनरेशन है वो होमोजाइगस हो। तो ऐसी सूरत में F1 जनरेशन के अंदर रिसेसिव ट्रेट की प्रोबेबिलिटी 0% होगी, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर रिसेसिव ट्रेट की प्रोबेबिलिटी 25% हो जाएगी। जैसा कि ये रिंकल्ड रिसेसिव था, तो यहां पर 25% इसके इनहेरिट होने का चांस हमने देखा। तो आपने बस ये हर डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटीज ये याद रखनी है F1 और F2 में, और हर रिसेसिव की प्रोबेबिलिटीज ये याद रखनी है। समझ आई बात? अच्छा, यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अपीयर हो रही है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है कि मुझे ये बताइए F1 से F2 जनरेशन कैसे ऑब्टेन की जाती है। आपसे पहले भी ये क्वेश्चन हुआ था पिछले लेक्चर्स में भी, हाउ कैन वी प्रोड्यूस F2 जनरेशन फ्रॉम F1, क्या मैकेनिज्म होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। वेल डन। तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन के जरिए हमने ये F2 जनरेशन ऑब्टेन की है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और अगर मैं आपसे यहां पर एक और सवाल पूछता हूं कि बताइए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, गौर से सुनिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमिनेंट ट्रेट इन सक्सेसिव जनरेशन। देखो डोमिनेंट ट्रेट की प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन का आने वाली जनरेशंस में। सक्सेसिव जनरेशन से मतलब है आने वाली जो जनरेशंस हैं उन पर क्या इफेक्ट आएगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन का। तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट विल बी डिक्रीज्ड। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट विल बी डिक्रीज्ड ड्यू टू सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और इसी तरह से अगर आपसे ये इफेक्ट पूछा जाए कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेसिव ट्रेट इन सक्सेसिव जनरेशन, तो याद रखो कि ये जो रिसेसिव ट्रेट की प्रोबेबिलिटी है ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे आगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन आप प्रोग्रेस करेंगे। आप अगली जनरेशन में थर्ड जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए भी यहां सेल्फ फर्टिलाइजेशन करें तो रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी, इसकी और कम हो जाएगी। तो याद रखो बेटे कि ये जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इससे ग्रेजुअली आने वाली जनरेशंस में डोमिनेंट फिनोटाइप्स की प्रोबेबिलिटीज कम होती जाती हैं और रिसेसिव की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा होती जाती हैं। ठीक है, और ये जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है ये इस वजह से डेंजरस कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि चूंकि रिसेसिव ट्रेट्स ज्यादा आगे फ्लरिश करना शुरू कर देते हैं और अक्सर जो बीमारियां होती हैं ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं अक्सर वो रिसेसिव नेचर के होते हैं। तो आने वाली जनरेशंस में वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे वो फिर
प्रोग्रेस करना शुरू कर देंगे, उनके आने का चांस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ह्यूमन के अंदर एक्चुअली सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन में तो जाहिर है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। जैसे एक मेल पार्टनर है फादर और दूसरा फीमेल पार्टनर मदर, तो इन दोनों के दरमियान ये इस तरह से मैरिज हो रही है और उस मैरिज के रिजल्ट में कोई इंडिविजुअल बॉर्न होगा, तो जाहिर है कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं सकती है। तो ह्यूमन में सेल्फ फर्टिलाइजेशन बिल्कुल है नहीं। लेकिन अगर ये मेल और फीमेल ये बहुत ही क्लोज रिलेटिव हों, बहुत ही क्लोज रिलेटिव से मतलब जैसे ये फर्स्ट कजन्स हैं, जैसे ये एक दूसरे की खाला के बेटा और बेटी हैं, ठीक है, या ये एक दूसरे के चचा के बेटा बेटी हैं, मामू के बेटे, यानी जो सगे रिश्ते होते हैं ना, तो फर्स्ट कजन्स हैं अगर ये, तो ये जो फर्स्ट कजन मैरिजेस होती हैं, they are supposed to be equal to self fertilization. They are not actually self fertilization. ये फर्स्ट कजन मैरिजेस एक्चुअली सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं है, लेकिन ये इसके करीब तर एक अमल कंसिडर किया जाता है। जैसे प्लांट्स में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हम करवाते हैं ना, तो इसी तरह से ये ह्यूमन में जो फर्स्ट कजन मैरिजेस होंगी वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के करीब तर एक अमल होगा। और इसकी वजह से क्या चांस है कि अगर आपकी 4-5 जनरेशन्स तक ये इसी तरह से फर्स्ट कजन मैरिजेस होती रहें, यानी आपके दादा दादी भी फर्स्ट कजन्स थे, आपके अम्मी अब्बू भी फर्स्ट कजन्स हैं, आपकी शादी भी आगे किसी फर्स्ट कजन के साथ अरेंज हो गई और आगे आपके बच्चों की शादी भी इस तरह से अरेंज होने जा रही है। तो अब ये इस तरह 4-5 जनरेशन्स तक अगर ये सिलसिला जारी रहे तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? उसका इफेक्ट ये आएगा कि आपकी पॉपुलेशन के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा था, कोई रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, तो उसके अपीयर होने का चांस बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फर्स्ट कजन मैरिजेस हैं इसको हार्मफुल कंसिडर किया जाता है। तो आपने मेरी ये बात सुनकर परेशान नहीं हो जाना, ठीक है। आप में आपका जिसके साथ भी कोई अगर रिश्ता तय हो चुका है या अगर होने वाला है, तो आपने साथ ये भी याद रखना है कि यहाँ पर जो दूसरा ट्रेड होता है उसकी भी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही होती है। तो ये चीज़ अल्लाह के हाथ में। बहरहाल ये तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं ना कि ये ऐसे चांस उसका बढ़ जाएगा। बहरहाल आपने परेशान नहीं हो जाना ये बात सुनने के बाद, ठीक है। ये अनीस का रिश्ता तो तय हो गया, इसका क्या रेट? तो मैंने इसीलिए साथ आपको फौरन से कह दिया ना कि जब भी क्लास में ये बात पढ़ाई जा रही होती है ना, तो बाज़ बच्चे जिनके रिश्ते तय हो चुके होते हैं ना, वो फौरन परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया है। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। जी बेटा, सेकंड कजन ठीक है ना सर? सेकंड कजन सर, फर्स्ट कजन जी जी जी, जितना आप फैमिली से दूर हटते जाएंगे ना उतना ज्यादा बेहतर होगा। सही है? नहीं सर, सर आप कहाँ हट सकते हैं? आप कहाँ हट सकते हैं? सही, चले कोई मसला नहीं बेटा, ये अल्लाह पे भरोसा भी रखना चाहिए। तो आपको ये भी यकीन होना चाहिए ना कि आपकी फैमिली के अंदर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये तो उनके लिए ज़्यादा मसला है जहाँ पर ये इस तरह का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा हो। तो आजकल तो कई जगहों पर फॉरेन कंट्रीज़ में तो पहले पूरी जेनेटिक स्क्रीनिंग होती है, यानी अगर किसी जगह पर ये शुबा हो ना कि यहाँ इस फैमिली में ये ट्रेट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो शादी से पहले पूरे टेस्ट करवाते हैं कि क्या इसका जीनोटाइप क्या होगा मेरे पार्टनर का, तो पहले ये पता चले तो फिर उसके बाद आगे रिश्ता कायम किया जाए। तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी जेनेटिक्स में अप्लाई की जाती है। अब प्रोबेबिलिटी को कैसे वर्कआउट किया जाता है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे होती है? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी पी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पी का फार्मूला है A/n। अब इसमें ए क्या चीज है? ए इज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या आउटकम्स से कह सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और आउटकम्स। और जबकि n इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस या आउटकम्स। यानी मतलब इस बात का यह है कि जैसे अभी हमने बात की थी ना कि अगर हम कॉइन से टॉस करते हैं, कॉइन यूज करते हैं, तो कॉइन की दो साइड्स होती हैं, कॉइन की दो साइड्स होती हैं। या तो कॉइन से टॉस करने पर आपको हेड मिलेगा या फिर आपको टेल मिलेगी। तो इस तरह से ये हेड या टेल दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप कोई एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे आप कॉइन ऊपर उछालते हैं तो एक शख्स कहता है कि हेड आएगा, तो वो हेड को एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना हो गया? 1। यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल केस क्या कहलाएगा?
1, और जबकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 2 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, यानी हेड आने का चांस कितना है 1/2, और टेल आने का चांस कितना है अगेन 1/2। ओके, तो इस तरह से आपने ये क्वाइन टॉस के दौरान 1/2 ये प्रोबेबिलिटी वर्कआउट की। बिल्कुल इसी तरह से आप अगर वो जो आपको मैंने लिडो खेलने का जो डाइस बताया था, डाइस, तो उस डाइस को जब आप उछालते हैं तो उसकी टोटल 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, कोई एक डिजिट ऊपर की तरफ आएगा ना, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 आएगा, तो यानी कोई एक डिजिट आप एक्सपेक्ट करते हैं 1, और टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं 6, तो a/6 यानी 1/6, तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी डाइस को खेलते हुए किसी भी एक डिजिट को ऑब्टेन करने की 1/6 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी इस तरह से वर्कआउट की जाती है a/n, तो इसमें a नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और n नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। जैसे मिसाल के तौर पर हमने अभी जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था, तो उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपके पास F2 जनरेशन, याद कीजिए F2 जनरेशन में आपके पास 2 तरह के इंडिविजुअल्स आए थे, राउंड और रिंकल्ड F2 के अंदर। और अगर आप इनके जीनोटाइप्स भी साथ लिख लें तो राउंड में एक जीनोटाइप आपके पास आया था कैपिटल R, दूसरा आया था कैपिटल R स्मॉल r, फिर तीसरा फिर कैपिटल R स्मॉल r, और इधर आया था स्मॉल r। ऐसे ही था ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपके पास। तो अब आप देखिए कि आपके पास टोटल 2 पॉसिबिलिटीज हैं, राउंड और रिंकल्ड, और किसी एक पॉसिबिलिटी को आप वर्कआउट करते हैं, जैसे राउंड को वर्कआउट करते हैं हम, तो हम इसमें देखिए राउंड टोटल कितने आए हैं आपके पास 3, और आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी थी, यानी 3 राउंड और 1 रिंकल्ड, तो इस तरह से 3/4, यानी टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास ये 4 थी, तो 4 में से ये 3 आपके पास राउंड आए, तो ये राउंड की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, और रिंकल्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4 इस तरह का इंडिविजुअल आया, तो ये 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस तरह से आप जेनेटिक्स के अंदर भी प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करेंगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का एक रूल यहां पर हम यूज करते हैं, उस रूल को कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या चीज है, देखिए प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि द कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, द कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 or more independent events is equal to the product of their individual probabilities. प्रोडक्ट जानते हैं मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। यानी देखो इसमें जैसे अभी हमने बात की, एक डोमिनेंट ट्रेट है, हमने अभी डोमिनेंट ट्रेट के हवाले से बात की थी कि कोई भी डोमिनेंट ट्रेट F1 के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, और कोई भी रिसेसिव ट्रेट, तो रिसेसिव ट्रेट की F1 के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको याद होगा डोमिनेंट ट्रेट की F1 के अंदर प्रोबेबिलिटी 100% देखी गई, लेकिन रिसेसिव ट्रेट की प्रोबेबिलिटी 0%। लेकिन F2 जनरेशन के अंदर अभी आपको बताया था F2 जनरेशन में जो कि F1 से सेल्फ फर्टिलाइजेशन के जरिए ऑब्टेन की जाती है, यहां पर डोमिनेंट ट्रेट की प्रोबेबिलिटी 75% है और रिसेसिव ट्रेट की प्रोबेबिलिटी 25% है। अब अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की यहां पर बात करते हैं, मिसाल के तौर पर डाईहाइब्रिड क्रॉस, जैसे हमने एक राउंड येलो इंडिविजुअल को क्रॉस किया था विद रिंकल्ड ग्रीन, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है ना P1 जनरेशन, और इस P1 जनरेशन से जो हमारे पास F1 जनरेशन आई थी उसमें आपने देखा था कि सारे के सारे राउंड येलो आए थे, राउंड येलो। और उसके बाद फिर F1 जनरेशन के बाद जब आपके पास F2 जनरेशन आई थी तो उसमें आपने 4 किस्म के इंडिविजुअल्स देखे थे। उसमें से एक था राउंड येलो, दूसरा राउंड ग्रीन, तीसरा इसमें रिंकल्ड येलो, और फिर रिंकल्ड ग्रीन। अगर
यहां पर हम इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी को वर्कआउट करें, आपको याद होगा कि ये रेशो किस तरह से आया था, 9:3:1। अच्छा अब देखो ये कैसे, ये 9 कैसे आया, 9 आउट ऑफ 16 है ये टोटल 16 में से 9 ऐसे थे, ये 3 ऐसे थे, ये 3 ऐसे थे और ये एक ऐसा था। ये जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है ना राउंड और येलो की 9/16, ये कैसे आई है? तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, देखो जरा, प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि देखो ये जो राउंड की इनहेरिटेंस है ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट है और येलो की इनहेरिटेंस ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। दो इंडिपेंडेंट इवेंट की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लीकेशन के रिजल्ट को, यानी आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो जो सी आएगा ना आपके पास, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। दो क्वांटिटीज की मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आपके पास रिजल्ट आता है, दैट रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट किसे कहते हैं? द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो देखो वो कहता है, प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि आप अगर ये एक इवेंट की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी यानी राउंड की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी F2 में क्या होगी? देखो राउंड डोमिनेंट फिनोटाइप है तो डोमिनेंट की F2 जनरेशन में प्रोबेबिलिटी 75% होती है। 75% को 3/4 भी लिखा जा सकता है। अगर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट किया जाए, 75% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 3/4। तो राउंड की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी F2 के अंदर 3/4 है। येलो भी जो कि एक डोमिनेंट रेट है, इसकी भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो इस तरह से आप देखिए कि 3/4 मल्टीप्लाई करें तो 3 × 3 9, 4 × 4 16, तो 9/16 ये इस तरह से बना। ठीक है जी। इसी तरह से आप देखिए कि ये यहां पर राउंड इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 3/4 है। ग्रीन एक रिसेसिव ट्रेट है, इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो 3/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आएगा 3/16। यहां पर भी इसी तरह से इसको अप्लाई किया जा सकता है और यहां पर भी इसको इसी तरह से अप्लाई किया जा सकता है। तो आपने नोट किया कि दो या दो से ज्यादा इवेंट, उनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। अब देखो ये प्रोडक्ट रूल की बुनियाद पर हम ये वर्कआउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि आप एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, और इस ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में आपने 3 फिनोटाइप्स को स्टडी करना है, 3 ट्रेड्स को स्टडी करना है आपने। आप सीड शेप को भी स्टडी कर रहे हैं, सीड शेप के साथ साथ आप सीड कलर को भी स्टडी कर रहे हैं, सीड कलर, और सीड कलर के साथ साथ आप हाइट का ट्रेड भी यहां पर इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा अब मैं पूछता हूं कि बताइए, अगर आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में तीनों ट्रेड को स्टडी कर रहे हैं तो F2 जनरेशन में एक इंडिविजुअल जिसकी सीड शेप राउंड, सीड कलर ग्रीन और उसकी हाइट टॉल हो, इसके आने का कितना चांस है? राउंड ग्रीन टॉल इंडिविजुअल के पैदा होने का कितना चांस है F2 जनरेशन में? आपने क्या करना है, आपने यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। वो कैसे? आपने कहना है देखो राउंड की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी होती है, राउंड जो कि डोमिनेंट है तो इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है 3/4। कोई भी डोमिनेंट हमेशा 3/4 प्रोबेबिलिटी शो करेगा। ग्रीन एक रिसेसिव ट्रेड है, इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/4 है। टॉल अगेन एक डोमिनेंट ट्रेड है, इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो इस तरह से आप इनको तीनों को मल्टीप्लाई करें, इनका प्रोडक्ट लें तो 3 × 1 × 3 क्या आंसर आएगा? 3 × 3 9 और 4 × 4 × 4 दैट इज 64। तो आपके पास आंसर आ गया 9/64। तो 9/64 यानी टोटल 64 इंडिविजुअल में से 9 ऐसे होंगे। आपने देखा प्रोडक्ट रूल की मदद से हम बैठे बैठे कोई भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको ट्राई हाइब्रिड क्या टेट्रा हाइब्रिड, पेंटा हाइब्रिड क्रॉस भी दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भाई बताओ F2 जनरेशन में ये फिनोटाइप रखने वाला इंडिविजुअल, उसका कितना चांस है? आप यूं फौरन से प्रोडक्ट रूल की मदद से वर्कआउट करके बता देंगे कि आप क्रॉस करके देखें इतना चांस है, और यकीनन इतना ही चांस होता है, यकीनन इतना ही चांस होता है। ये आप अगर प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है कि इतना ही चांस होता है। आप इसके लिए एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस क्या है? आप देखिए एक कॉइन लीजिए घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। कॉइन को आप उछालें,
पहली दफ़ा आपने कॉइन को टॉस किया फर्स्ट टाइम, तो आपके पास रिजल्ट आया हेड, सपोज किया हेड आ गया। फिर दोबारा टॉस करें कॉइन के साथ दूसरी टाइम, आपके पास फिर हेड आ गया। आप नोट करते जाएं अपने पास ना, यूँ कॉलम बना ले 1 2 3 4 5 और यूँ नोट करते जाएं कि ये आपके पास क्या रिजल्ट आ रहे हैं इसके। थर्ड टाइम आपने किया तो इतफाक से टेल आ गया, ठीक है। आप यूँ करते जाए 100 दफ़ा ये करें टॉस और ये डाटा इकट्ठा करें, तो आप डाटा इकट्ठा करेंगे ना तो आप हैरान होंगे कि ये तकरीबन 50 दफ़ा हेड आएगा और 50 दफ़ा टेल आएगा, ये आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि आपने हर दफ़ा कॉइन को एक ही साइड से ऊपर उछालना है, यानी ऐसा ना हो कि कभी हेड वाली साइड ऊपर रख के ऊपर उछाल रहे हो और कभी टेल वाली साइड ऊपर रख के ऊपर उछाल रहे हो, ऐसा नहीं हो। आपने कॉन्स्टेंसी रखनी है उसमें ना, आपने हर दफा एक ही तरह से टॉस करनी है और हर दफा एक ही जितनी ताकत लगाकर उसको कॉइन को ऊपर फेंकना है। अगर ये दोनों चीजों को आप कांस्टेंट कर देंगे कि आप एक ही साइड से उसको उछालते हैं और एक जितनी ताकत लगा के उछालते हैं, तो आप हैरान होंगे कि तकरीबन 50 टाइम्स हेड और 50 टाइम्स टेल आएगा। अच्छा, आपने एक दफा ये एक कॉइन से किया, फिर इसी तरह से अब आप क्या करें कि दो कॉइन्स को इकट्ठा लेकर चेक करें, दो कॉइन्स को इकट्ठा लेकर चेक करें कि अब दोनों कॉइन्स, यानी कॉइन 1 है आपके पास, कॉइन 1 और दूसरी तरफ आपके पास कॉइन 2, दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो हो सकता है कि पहली टॉस के अंदर कॉइन 1 में हेड आए तो कॉइन 2 में भी हेड आ जाए, दूसरी दफा हो सकता है कि कॉइन 1 में हेड है तो इधर टेल आ जाए, दोनों को आप एक साथ उछाल रहे हैं। समझ आ रही बात? तो इस तरह से करके आप ये इकट्ठा कर लें। अब आप देखें, जब आप ये डाटा इकट्ठा करेंगे ना तो आप हेड और हेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि कितनी दफा हेड हेड इकट्ठे आए या कितनी दफा टेल टेल इकट्ठे आए, तो वो कितनी दफा होगा। आप देखो, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका ये होगा कि सिर्फ हेड आने का चांस था 1/2 और इधर भी सिर्फ हेड आने का चांस था 1/2, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1/4। तो आप हैरान होंगे कि वो 100 दफा जो आपने ये डबल टॉस की होगी ना इस तरह से इकट्ठे कॉइन्स के साथ, तो ये हेड हेड आने का चांस कितना होगा वहां पर 1/4। 25 टाइम्स ऐसा हुआ होगा कि दोनों तरफ हेड आए होंगे। समझ आई बात? तो ये आप घर पे इस तरह से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं और ये जो प्रोडक्ट रूल्स हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, ये बिल्कुल अप्लाई होते हैं जेनेटिक्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो आज का ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने आज के इस टॉपिक के अंदर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का डिफरेंस क्लियर किया और उसकी एप्लीकेशन देखी कि गैमीट फॉर्मेशन पर वो किस तरह अप्लाई होते हैं, और साथ हमने ये प्रोबेबिलिटी और प्रोडक्ट रूल को भी कवर किया है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम बढ़ेंगे। ये देखो, शुरू में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती जा रही है ना, इसकी वजह से अभी जो आगे आने वाले टॉपिक है ना, जो इस साल के एग्जाम में आने हैं, वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। लेकिन आप यकीन करें, अगर मैं डायरेक्टली वो टॉपिक आपको करवाता ना तो आपको वो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ने थे। तो आप देखो, आपकी ये जेनेटिक्स की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, तो आगे अब चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.